नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटीपीडिया पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं और जिसकी शुरुआत हमने कक्षा 11 के सिलेबस से की थी और जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कक्षा 11 का सिलेबस है वो क्या है। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। जिन बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो वो एक बार उस क्लास को देख ले। फिर हम लोगों ने समझा था राजनीति विज्ञान क्या है। शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने समझा था राजनीति विज्ञान क्या है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र हम लोग पढ़े थे। दोस्तों, इतने सारे टॉपिक कवर करने हैं हमें और भी टॉपिक कवर करने हैं, जिसकी शुरुआत हमने अभी फिलहाल संविधान से किया है। पेशेंस बना के रखिए, सब पढ़ाएंगे, इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। संविधान क्या है हमने पढ़ा था पिछले अध्याय में। आज पढ़ेंगे संविधान क्यों और कैसे। चलिए एक बार संविधान क्या है इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर पढ़ेंगे संविधान क्यों। आपसे अगर कोई पूछता है संविधान क्या है तो आप उसका जवाब कैसे देंगे? बहुत सिंपल लाइनों में लिख दिया है, इसको अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना और फिर जवाब देना। और समझो, संविधान वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वह दस्तावेज होता है जिसमें वे हर बातें उल्लिखित होती हैं जिसकी बुनियाद पर किसी भी देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसके बाद एक लाइन और जोड़नी होती है। वो कौन सी लाइन है? संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। इससे उस देश की मूल विधि की संज्ञा प्राप्त होती है। मूल विधि से क्या तात्पर्य है? मूल विधि से यह तात्पर्य है कि यदि उस देश में किसी नए कानून का निर्माण किया जाता है या नए कानून का सृजन होता है तो उस कानून को मान्यता इस तर्ज पर मिलेगी कि वह कानून संविधान से मेल खाता है अथवा नहीं। यदि वह संविधान से मेल खाता है, संविधान में उल्लिखित बातों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस कानून को मान्यता मिल जाएगी। और यदि वह संविधान से मेल नहीं खाता, संविधान में लिखित बातों का उल्लंघन करता है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। इस प्रकार से ये देखा जाता है कि संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। ठीक है। संविधान से हमें कुछ जानकारियां भी मिलती हैं कि वहाँ की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, सरकार कैसी है, संसदीय है, केंद्रीकरण है वहाँ या विकेंद्रीकरण है, संघात्मक सरकार है, क्या है। ये सब जानकारियां हमें मिलती हैं। हमको ये भी पता चलता है कि वहाँ शक्ति का बंटवारा कैसे किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान क्यों। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय अब हम लोग पढ़ चुके संविधान क्या है। पिछली क्लास अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा संविधान क्या है। हम आज जो शुरुआत करेंगे, हमारे जो मेन टॉपिक है वो है आज का संविधान क्यों। तो समझ लेते हैं। वर्तमान स्थिति में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां संविधान के बगैर वहां की शासन व्यवस्था से अच्छे से संचालित की जा सके। संविधान एक मूलभूत आवश्यकता हो गई है। हर देश को संविधान चाहिए, क्योंकि संविधान में बहुत सारी बातें लिखी होती हैं, जैसे कि नागरिकों के अधिकार क्या हैं, सरकार के पास शक्ति कैसी है, वहाँ की शासन व्यवस्था कैसा है। इन सब बातों का उल्लेख संविधान में होता है। तो संविधान वर्तमान समय में प्रत्येक देश की जरूरत बन गई है। यदि संविधान नहीं होगा तो उस देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इतना इम्पोर्टेंट है संविधान, इसलिए संविधान का होना बहुत आवश्यक है। हम समझेंगे कि संविधान क्यों आवश्यक है, कुछ पॉइंटों में समझेंगे और हर एक पॉइंट को विस्तृत रूप से समझेंगे। जैसे संविधान तालमेल बढ़ाता है। संविधान की आवश्यकता क्यों है? संविधान तालमेल बढ़ाता है। निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करता है। पहली हेडिंग थी संविधान तालमेल बढ़ाता है। दूसरी, निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करता है। तीसरी, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है संविधान। और नंबर 4 हेडिंग होगी आपकी, समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को पूरा करता है संविधान। और नंबर 5, नागरिकों की बुनियादी पहचान नागरिकों को प्रदान करता है संविधान। हम लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से अब समझेंगे, एक एक टॉपिक पर अच्छे से चर्चा होगी।
संविधान तालमेल बढ़ाता है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। भारत क्या है? विविधता। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने रफ और पेन नहीं लिया है वो कृपया ले ले। भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। जिन बच्चों ने रफ और पेन नहीं लिया है कृपया वो ले ले। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि अब लिखने वाली पॉइंट्स जो बातें होंगी वो लिखने वाली होंगी आपकी। विविधता किस आधार पर भारत में विविधता पाई जाती है? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा और बोली के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे संस्कृति हो गई, वेशभूषा हो गई, विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, संगठन होते हैं। कहाँ होते हैं? समाज में ही होते हैं। तो भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। अलग अलग धर्म है, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग व्यवसाय है जिसको अलग अलग लोग कर रहे हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे समाज में कभी ना कभी इनके आपसी हितों का टकराव होगा, और जब इनके आपसी हित टकराएंगे तो समाज में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? शासनिक प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको संचालित करने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। टकराव। भारत विविधता से परिपूर्ण देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, जातियां हैं, भाषा बोलने वाले लोग हैं। कभी ना कभी इनके हितों में टकराव होगा, और जब टकराव होगा तो देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मार दंगा, लड़ाई झगड़े ये सब चालू हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है उसको चलाने में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए टकराव ना हो, जरूरी है कि देश के जितने भी धार्मिक लोग हैं, जातीय लोग हैं, जो भी जितने भी लोग हैं, उनके कुछ अधिकार, बेसिक बुनियादी अधिकार उनको प्रदान कर दिया जाए, जिससे उनके हितों की रक्षा हो सके। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है संविधान। कौन करता है? संविधान। टकराव की स्थिति को कौन रोकता है? संविधान। क्यों? क्योंकि संविधान में कुछ बेसिक बातें लिखी होती हैं, बुनियादी बातें लिखी होती हैं, बुनियादी अधिकार होते हैं, जिससे देश की जनता को उनके अधिकार पता होते हैं। उन्हें पता है कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं, उनके हितों का कोई भी हनन नहीं कर सकता। इस आधार पर जो देश की जनता है उनका विश्वास होता है अपने सरकार पर, संविधान पर, और देश के समस्त लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनको इस बात का भी भय होता है कि यदि उन्होंने दूसरे के अधिकारों का हनन किया तो संविधान द्वारा ये भी संविधान में ये बातें भी लिखी गई हैं कि दूसरों के अधिकारों का हनन करने पर उन्हें दंडित किया जाएगा। तो उनके अंदर भय का माहौल भी होता है। तो एक तरफ उनका लगाव रहता है, दूसरी तरफ भय भी रहता है। भय और विश्वास की वजह से भी लोगों का आपस में तालमेल बना रहता है। सरकार के प्रति भी जनता क्या बोलते, तालमेल बना रहता है। सरकार के प्रति भी जनता का तालमेल बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसे सरकार पर विश्वास होती है। क्यों? क्योंकि उस देश में संविधान है। संविधान में बेसिक बातें आपको जो सबसे प्रमुख चीजें हैं वो दे रखी होती, जैसे समानता का अधिकार, आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोग क्या चाहते हैं? वो प्रतिष्ठा से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनको उनके साथ भेदभाव ना हो ये चाहते हैं।
तो उनको समानता का अधिकार दे रखा होता है संविधान में, स्वतंत्रता मिली हो रहती है उनको, स्वतंत्रता उनको प्राप्त होती है। बोलने की स्वतंत्रता, सभा लगाने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सब कहाँ मिला रहता है? संविधान में। इससे क्या पता है उनको कि उनके अधिकार सुरक्षित हैं, उनका हनन नहीं किया जा सकता, और यदि कोई हनन करेगा तो उसको न्यायालय संविधान के आधार पर दंड देगी। इस प्रकार से उनको विश्वास भी होता है, और वो दूसरे के अधिकारों को का हनन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको इसमें दंड का प्रावधान होता है, तो एक भय भी बना रहता है। इस वजह से देश में जो देश की जनता है उनके बीच आपस में तालमेल बना रहता है, सरकार के प्रति भी उनकी निष्ठा बनी रहती है। तो हम कह सकते हैं कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? देश में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो, अस्थिरता न उत्पन्न हो जाए, इसलिए हमें चाहिए संविधान। क्यों? क्योंकि संविधान इन टकराव को होने से रोकता है, वो तालमेल बिठा के रखता है लोगों के बीच, सामंजस्य स्थापित करके चलता है। इसलिए हमें क्या चाहिए? संविधान। जैसे ही आपसे कोई पूछे कि संविधान क्यों चाहिए, तो देश में अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न न हो, देश में सभी लोग सामंजस्य बनाकर अपना जीवन यापन करें, इसलिए चाहिए हमें संविधान, आप ये बोल सकते हो। दूसरी बात, निर्णय लेने की शक्ति स्पष्ट करना। दोस्तों, किसी भी देश में शक्ति का केंद्र बिंदु क्या होगा, इसका निर्धारण संविधान करता है। जैसे राजतंत्र में शक्ति का केंद्र बिंदु एक व्यक्ति होता है। राजतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? एक व्यक्ति के हाथ में होती है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है। जहां सैनिक तानाशाही होती है, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको? सैनिक तानाशाही, जहां सैनिक तानाशाही होती है, वहां सेना के हाथ में शक्ति होती है। किसके हाथ में शक्ति होती है? सेना के हाथ में। और जहां लोकतंत्र होता है वहां जनता के हाथ में शक्ति होती है। कहाँ? लोकतंत्र। लोकतंत्र में किसके हाथ में शक्ति होती है? जनता के हाथ में शक्ति होती है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं? आप लोगों को परिभाषा पता ही होगी अब्राहम लिंकन की, और नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि मैं बताने से रहा नहीं। और जिन बच्चों को लोकतंत्र की परिभाषा पता है अब्राहम लिंकन की, वो कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और जनता के हाथ में शक्ति होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, भारत में लोकतंत्र है, शक्ति जनता के हाथ में है, तो हम लोग इसको पढ़ेंगे, और इधर वाला जो है इसको नहीं पढ़ेंगे। जनता अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करती है? जनता अपनी शक्ति का उपयोग अपने द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से करती है। किसके माध्यम से करती है? सरकार के माध्यम से करती है। जनता अपनी शक्ति का उपयोग अपने द्वारा चुनी गई सरकार के माध्यम से करती है। सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग। विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। शक्ति का केंद्र बिंदु क्या होगा, इसका निर्धारण संविधान करता है। राजतंत्र में शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है,
साम्यवादी शासन व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ एक पार्टी के हाथ में होती है, जैसे सोवियत संघ में होती थी। सैनिक तानाशाही में सेना के हाथ में शक्ति होती है, और लोकतंत्र में शक्ति कहाँ होती है? जनता में होती है शक्ति। कहाँ होती है? जनता में। और जनता इस शक्ति का उपयोग अपने चुने गए सरकार के माध्यम से करती है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। और संविधान में इन तीनों की शक्तियों का जिक्र है कि विधायिका की क्या शक्ति है, न्यायपालिका की क्या पावर है और कार्यपालिका की क्या पावर है। इसका उल्लेख संविधान में है। देखिए फिलहाल ब्रीफ में बता देते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा टॉपिक है। विधायिका पर एक चैप्टर है, न्यायपालिका पर एक चैप्टर है, कार्यपालिका पर एक चैप्टर है, तो हम लोग इसे तो बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल ब्रीफ में जान लेते हैं। विधायिका को क्या शक्ति प्राप्त होती है? विधि बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। विधि बनाती है देश के हित में, जनता के हित में कानून बनाती है विधायिका। यह विधि जो विधायिका बना रही है, क्या वह संविधान से सुसंगत है अथवा नहीं, इसकी समीक्षा करती है न्यायपालिका। कौन करती है? न्यायपालिका क्या करती है? समीक्षा करती है। और यदि ये कानून संविधान से सुसंगत होगी, संविधान से तालमेल खाती होगी, तो न्यायपालिका इसको मान्यता प्रदान कर देगी। और जब इस कानून को मान्यता मिल जाएगी तो इसको जो व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाली व्यवस्था है, जो संस्था है, वो है कार्यपालिका। व्यवहारिक रूप प्रदान करती है, अर्थात इसको जमीनी स्तर पर लागू करने का जो कार्य है वो कार्यपालिका का है। और इस कानून को लेकर जो विवाद उत्पन्न होंगे उसको जस्टिस करना न्यायपालिका का काम है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि सरकार के जो तीनों अंग हैं उनकी शक्तियों का जो उल्लेख है वो भी संविधान में होता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की क्या शक्ति होगी, राज्य सरकार की क्या शक्ति होगी, इसका भी उल्लेख संविधान में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान की हमें आवश्यकता होती है, क्योंकि संविधान में उन बातों का उल्लेख होता है कि सरकार के पास कौन कौन सी शक्ति हैं और केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति है, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति है, और देश तो संविधान की इसलिए हमें आवश्यकता होती है। पहली हेडिंग थी संविधान तालमेल बढ़ाता है, दूसरी हेडिंग है निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक हेडिंग जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तीसरी हेडिंग है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। दोस्तों इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं हम लोग। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आज से मान लेते हैं 1000 साल पहले एक जुगनूपुर नाम का गांव था। क्या था? जुगनूपुर नाम का गांव था। उस गांव में विभिन्न प्रकार की जातियां रहती थी, विभिन्न प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले लोग रहते थे। वहाँ के लोगों का व्यवसाय अलग अलग था। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक भी थे वहाँ पर, और सबके अपने अपने हित थे, सबके अपने अपने काम थे। आए दिन उस गांव में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था, मारपीट हुआ करती थी, जिससे लोग हमेशा भयग्रस्त रहते थे। वहाँ की व्यवस्था जो थी काफी डमाडोल थी। तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे काफी परेशान होकर एक बार बोले कि चलो ऐसे तो जीवन यापन नहीं होने से रहा,
सब लोग मिलकर एक सभा करते हैं। क्या करते हैं? सब लोग मिलकर एक सभा करते हैं। तो एक जो गांव था जुगनूपुर, वहां के लोगों ने क्या किया? एक सभा किया, एक सभा बुलाई गई, सभा बैठी। गांव में ऐसे ही होता है, सभा बैठती थी तो दो पक्ष बैठे हैं आमने सामने और ये लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि हम सभी लोग खुद को तकलीफ देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए और अच्छे से जीवन यापन चले, ये हमारी इच्छा है। सभी लोगों ने ये सहमति व्यक्त। तो उनमें से कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग बोले कि देखिए, अगर जो आप ऐसा चाहते हैं तो आपको अपने गांव का एक मुखिया बनाना होगा। तो लोगों ने क्या कहा कि ठीक है, चलो सबको मुखिया बनाना होगा, तो सब अपनी सहमति से किसी को मुखिया चुन लेते हैं। तो 5 लोगों को सभी ने चुना अपना मुखिया, 5 लोग। अब ये पंच जो है उस गांव के मुखिया हैं। तो कहा और क्या करना होगा? तो उन्होंने कहा कि इनको, जिनको हम मुखिया बनाए हैं, ये हमारी सुरक्षा करेंगे। क्या करेंगे? सुरक्षा करेंगे। कैसी सुरक्षा? मान सम्मान की सुरक्षा, जान की सुरक्षा, और जो हमारी धन संपदा है उसकी सुरक्षा। सब लोगों ने कहा हाँ हाँ ये सुरक्षा करेंगे। इसके बदले में हम उनको जो कृषि करके जो हम लोग अनाज की पैदावार करेंगे, जो हम व्यवसाय करके धन इकट्ठा करेंगे, उसका कुछ % इनको कर के रूप में देंगे, जिससे ये शासन व्यवस्था चला सके। तो सब लोग इस बात पर सहमत हो गए कि हाँ हाँ ऐसी व्यवस्था होगी, ये हमारा गांव लड़ाई झगड़ा जो चल रहा था वो सब बंद हो जाएगा हमारे गांव में, हम लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी होगी और इनके हर बात को मानना हमारी जिम्मेदारी होगी, और जो इनकी बात को नहीं मानेगा तो उसको सजा मिलेगी। तो ये सजा का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया। सब बातें हो ही रही थी, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है। और आप लोगों को पता ही है कि बुजुर्ग व्यक्तियों की कितनी अहमियत होती है। जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो उठा, बोला रुको 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 भाई, आप लोग जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, पंचों को हम लोगों ने शक्ति दे दी, इनके पास शक्ति है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये पंच अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगी, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगी। सब लोगों ने कहा अरे हाँ ये बात तो बहुत जरूरी थी, हम लोग तो सब भूल ही गए थे। तो सब लोगों ने कहा तो फिर आप ही बताइए कि क्या किया जाए कि ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर पाए। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोले कि कुछ बेसिक अधिकार हमारे होंगे। कौन से अधिकार होंगे? हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। हमें स्वतंत्रता का अधिकार होगा, हमारे पास समानता का अधिकार होगा। कैसी स्वतंत्रता होगी? हम अपनी बात रख सकते हैं, हमें भाषण की स्वतंत्रता होगी, हमें सभा लगाने की स्वतंत्रता होगी, हमें पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता होगी, धार्मिक अनुष्ठान करने की स्वतंत्रता होगी, हमें व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ साथ प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता होगी, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने की स्वतंत्रता होगी। और भी बहुत सारी बातें बताई इस बुजुर्ग व्यक्ति ने। सभी लोग बहुत खुश हो गए कि अरे वाह कितनी अच्छी बात कर दी, हम लोग तो सोचे ही नहीं थे। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा इन अधिकारों का यदि पंच हनन करेगा तो हम सभी लोग पंच को समाप्त कर देंगे और इसके स्थान पर दूसरे पंच का निर्माण करेंगे। सभी लोग बुजुर्ग व्यक्ति से सहमत हो गए कि हाँ पंचों
तो क्या यहाँ इस गांव में क्या हुआ, सबसे पहले लड़ाई झगड़ा ना हो, आपसी टकराव ना हो, इसके लिए एक सरकार बनाई गई, यानी एक पंच चुना गया। पंचों के कुछ जो कार्य हैं उनको सौंप दिए गए और उसके उपलक्ष्य में उनको कर देना स्वीकार किया गांव के लोगों ने। लेकिन ही साथ कुछ अधिकार अपने सुरक्षित कर लिए कि अथाह शक्ति अगर दे दिए पंचों को तो ऐसा ना हो निरंकुश हो जाए और हमारे सारे अधिकार ही खा जाए। इसलिए यदि पंच हमारे इन अधिकारों का हनन करेगा तो हम पंच को हटा देंगे और उसके स्थान पर दूसरा पंच बनाया जाएगा। तो ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है वास्तव में ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं, ये आपका संविधान है। क्या है? संविधान। और यही बात सरकार पर लागू होती है कि सरकार के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। यदि संविधान में ये बेसिक बातें ना लिखी हों तो सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है और क्या कर सकती है, किसी जाति को दूसरे जाति के सेवा के लिए कुछ कानून बना सकती है कि एक जाति विशेष दूसरी जाति विशेष की सेवा करेगा, ऐसा कानून बना दे। तो क्या होगा, उस जाति विशेष का जो दूसरे की सेवा कर रहा है उसके तो अधिकारों का हनन हो जाएगा, उसका तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसके लिए संविधान में कुछ मौलिक अधिकार लिखे होते हैं जिनका उल्लंघन सरकार कभी नहीं कर सकती। इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि संविधान हमें सुरक्षा प्रदान करता है और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित रखता है। और यदि सरकार इनका उल्लंघन करेगी तो जनता सरकार को हटा देगी, नए सरकार का निर्माण करेगी। और न्यायपालिका है ही है कि ऐसा कोई भी कानून बनने नहीं देगा जिससे जनता के अधिकार या लोगों की जो देश की जनता है उसके अधिकारों का हनन हो। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है। सबसे पहले कौन सी हेडिंग थी? संविधान तालमेल बढ़ाता है। क्या था उसमें कि भारत विविधता से परिपूर्ण देश है, वहाँ विभिन्न प्रकार के धर्म जाति व्यवसाय के लोग रहते हैं, इनके बीच आपसी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे देश में अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था चलाने में कठिनाइयाँ आएंगी। ऐसा ना हो इसलिए ऐसा ना हो इसके लिए क्या हुआ, संविधान में इनके हितों को संरक्षित कर दिया गया। इनकी जो भी ज़रूरतें थी वो बातें लिख दी गई कि आपको इस चीज़ की स्वतंत्रता है, इस चीज़ की स्वतंत्रता है, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप भाषण दे सकते हैं, सभा लगा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। सबके अपने अपने अधिकार दे रखे हैं और इनके उल्लंघन करने पर आपको सजा दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो ये एक भय भी, तो जनता के अंदर विश्वास भी है और भय भी है। इस आधार पर वो क्या करते हैं, तालमेल बिठाकर चलते हैं, समाज में सामंजस्य के साथ आगे बढ़ते हैं, सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग, शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण स्पष्ट रूप से होता है संविधान में। क्या होता है? क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों कि शक्ति किनके हाथ में होगी? सरकार के पास है, जनता के पास है, एक दल के हाथ में है या एक व्यक्ति के हाथ में है? इसका उल्लेख भी संविधान में होता है। भारत में जनता के हाथ में है और जनता इस शक्ति का उपयोग अपने सरकार के माध्यम से करती है। संविधान में उन शक्तियों का उल्लेख भी है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी, केंद्र के पास कितनी शक्ति होगी, राज्य के पास कितनी शक्ति होगी, विधायिका के पास कितनी शक्ति होगी, कार्यपालिका के कौन सी शक्तियाँ होंगी, न्यायपालिका की कौन सी शक्तियाँ होंगी, सबका उल्लेख संविधान में होता है। फिर तीसरी बात आ जाती है कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार को जो शक्तियां दी गई हैं उनका दुरुपयोग ना करे, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं लगाई जाए। और वो सीमा कहाँ से लगेंगी? ये संविधान से लगेगी। संविधान में लिखी होती हैं जनता के कुछ मौलिक अधिकार, उनका उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती और यदि सरकार उनका उल्लंघन करेगी तो सरकार के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए संविधान। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के विद्वानों का मानना है कि संविधान समाज की आकांक्षाओं का आईना होता है और ये केवल आईना ही नहीं, उन्हें मूर्त रूप देने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार करती है। क्या होती है समाज की आकांक्षाएं? देखिए दोस्तों,
समाज में गरीबी होती है, अशिक्षा होता है, समाज में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे भेदभाव भी रहता है समाज के अंदर। इन सब चीजों को समाप्त करने के लिए सरकार के पास शक्ति का होना अति आवश्यक है। आप सरकार की शक्तियों पर एक तरफ सीमा तो लगाते हैं, लेकिन सरकार को कुछ समाज के हित में कार्य करने के लिए शक्तियां भी देनी पड़ती है सरकार को, जिससे क्या करेगी सरकार? गरीबी समाप्त करेगी, अशिक्षा समाप्त करेगी, भेदभाव समाप्त करेगा। समाज की कुछ आकांक्षाएं होती हैं, जैसे कि समाज किससे मिलकर बना होता है? लोगों से ही तो मिलकर बना होता है। और सभी लोगों की क्या आकांक्षाएं होती है? आप क्या चाहते हैं? आप चाहते होंगे कि आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। आप लड़का हो कि लड़की हो, गोरे हो कि काले हो, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, इस आधार पर आपके साथ भेदभाव ना किया जाए। आपको और क्या चाहिए? आप चाहते हैं कि आपको स्वतंत्रता मिले, आप अपनी बात कहीं रख सके, आप सभा लगा सके, आप प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन कर सके, आपको जीने का अधिकार हो, आप पूजा पाठ कर सके, अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सके। ये आपकी आकांक्षाएं होती है। और हम ही लोगों से तो सभी लोगों से तो मिलकर क्या बना होता है? समाज। तो समाज की क्या आकांक्षाएं होती हैं, क्या लक्ष्य होता है? यही होता है कि भाई शिक्षा का माहौल अच्छा हो, शिक्षा अच्छे से मिल जाए, हमारी गरीबी समाप्त की जाए। सरकार इसके लिए बहुत सारे नए नए योजनाएं भी लागू करती है, भेदभाव ना हो, ये सब हम चाहते हैं। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य यही है कि प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीना, प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन करना, जीवन जीना। और हम चाहते हैं कि हमारे साथ भेदभाव ना हो, भेदभाव रहित समाज। आर्थिक और सामाजिक न्याय, और भी क्या चीजें होती हैं कि लोक कल्याणकारी राज, लोक कल्याणकारी कार्य। सरकार ये सब कार्य कब कर पाएगी? जब सरकार के पास शक्ति हो, कुछ अधिकार हो। तो सरकार की शक्तियों पर सीमाएं होनी चाहिए। निश्चित बात है कि उनकी शक्तियों पर सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि सरकार के पास कुछ शक्तियां ऐसी होनी चाहिए जिससे वो लोक कल्याणकारी समाज का निर्माण कर सके, समाज की कुछ आकांक्षाएं होती हैं उनको पूरा कर सके। तो इसलिए भी हमें संविधान चाहिए। और ये बातें कहाँ लिखी होती हैं? संविधान में लिखी होती हैं। संविधान आपकी उन आकांक्षाओं को पूरा करवाता है, उनको पूरा करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करता है कि एक अच्छे सुदृढ़ समाज का निर्माण हो सके और आपके समक्ष वो चुनौतियां ना रहें जो संविधान के ना होने पर उपस्थित होती हैं। नागरिकों की बुनियादी पहचान। संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष कार्य होता है कि नागरिकों की बुनियादी पहचान प्रदान करता है। ये संविधान नागरिकों को बुनियादी पहचान प्रदान करता है कि हाँ, आप इस देश के नागरिक हो। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ दोहरी नागरिकता चलती है। एक नागरिकता व्यक्तियों के पास होती है उस राज्य की जहाँ वो रहता है। जैसे यदि वो न्यूयॉर्क में रहता है, कहाँ रहता है? न्यूयॉर्क में रहता है, या फिर कोई वाशिंगटन में रह रहा है, वाशिंगटन में रह रहा है, तो सबसे पहली एक नागरिकता उसके उस राज्य की होगी। ठीक है, एक नागरिकता उसके उस राज्य की होगी, एक परिचय पत्र उसके पास होगा उस राज्य का, और दूसरी होगी अमेरिका की। तो इस प्रकार से जो अमेरिका में है दोहरी नागरिकता है। अपने भारत में एकहरी नागरिकता है। आप चाहे उत्तर प्रदेश में रहें, चाहे मध्य प्रदेश में रहें, तमिलनाडु में रहें, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, गुवाहाटी,
कहीं भी रहे आप, ठीक है, आपके पास केवल एक ही पहचान होगा, एक ही नागरिकता की पहचान होगी। वोटर आईडी आपकी हो सकती है वो, आप जिससे वोट डालने जाते हैं, आधार कार्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से संविधान में नागरिकता का भी उल्लेख होता है, इसलिए भी चाहिए हमें संविधान की, संविधान हमें हमें नागरिकता प्रदान करती है, ठीक है। तो हम लोगों ने समझा कि संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान की आवश्यकता क्यों है। हम लोगों ने 5 हेडिंग पढ़ी है। संविधान तालमेल बढ़ाता है, निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करता है, नंबर 2। नंबर 3, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, नंबर 4, समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करता है, और नंबर 5, नागरिकों को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे संविधान, भारतीय संविधान कैसे बना।